ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। जिसे केवल अपने जीवन की पवित्रता से मतलब है, वह महत्वपूर्ण मानव संबंधों का विनाश कर देता है। ये किसने कहा? कन्फ्यूशियस ने कहा ये बात। समावेशी विकास में भागीदारी का सवाल, महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही है और आप देखिए लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण की भी बातें हो रही हैं और आपने देखा है कि 2029 से लागू करने की बातें की जा रही थी। अब देखते हैं कि कब से होता है, कब परिसीमन होता है। तो भारत में महिलाएं देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। जब भी हम महिलाओं की समानता की बात करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि किसी भी वर्ग में समानता के लिए सबसे पहले अवसरों का बराबर होना बेहद जरूरी है। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि देश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका अभी भी हाशिए पर है। यह स्थिति तब है जबकि महिलाओं ने राजनीति में जब भी मौका मिला अपनी योग्यता और क्षमताएं का लोहा मनवाया। और ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आजादी के 75 वर्षों में लैंगिक समानता की दिशा में हासिल की गई उपलब्धियां आखिर गिनती की ही क्यों रह गई हैं? सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस असमानता की खाई को अब तक क्यों नहीं भरा जा सका है? और देखिए, आधी आबादी महिलाओं की, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान हो सकते हैं? मुझे लगता है कि बेहतर महिलाएं ही बेहतर समझ सकती हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं कि हर क्षेत्र में महिलाओं को उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्त्री शक्ति ने देश दुनिया में समय समय पर अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया है। मगर महिलाओं को कमतर होने का एहसास दिलाने की पुरुष वर्ग की मानसिकता आज भी उन्हें उनके हक से वंचित कर रही है। नारी सशक्तिकरण की बातें कागजी योजनाओं में काफी अच्छी लगती हैं, पर धरातल पर अभी काफी कुछ होना बाकी है। मैंने नहीं कहा कि ये नेता भी, आपके जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये हवाई बातें करती हैं। इनके खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और दांत रहते हैं। अब आप सोचिए, कोई ऐसा कानून है क्या, नियम है जो महिलाओं को विधानसभा या लोकसभा में सीटें, टिकट देने से रोकता हो? नहीं रोकता है ना। लेकिन फिर भी तो आप देखते हैं कि पार्टियां नहीं देती हैं। मैं कहता हूं कि इस कानून की जरूरत ही ना पड़ती। आप देखते हैं कि सभी पार्टियां 50-50%, मैं कहता हूं 50-50% महिलाओं को टिकट देना शुरू कर देती। किसी ने रोका था इन्हें? लेकिन नहीं रोका था। वो मैं कह रहा हूं कि राजनीति खूब करते हैं लेकिन हकीकत में काम नहीं। खासतौर से देश की आधी आबादी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में बराबरी का हक देने को लेकर है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि विधानसभा विधायिका में महिलाओं के लिए 50% नहीं बल्कि महज 33% आरक्षण की मांग आज भी अधूरी है। पंचायत और स्थानीय निकाय स्तर पर आरक्षण से महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका जरूर मिला, लेकिन यहां भी उनका कितना सशक्तिकरण हो पाया यह किसी से छिपा नहीं है। शिक्षित, आर्थिक रूप से स्वावलंबी और ऊंचे पदों पर बैठी महिलाओं के विपरीत लैंगिक भेदभाव की उस तस्वीर को भी देखना होगा जहां महिलाओं को यह भी पता नहीं है कि कानून ने किन किन क्षेत्रों में उन्हें कितना संरक्षित कर रखा है। एक तो शिक्षा का अभाव है, एक आप देखते हैं कि जागरूकता का अभाव है। संसद में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव के बाद महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व मात्र 14% ही है और इसलिए उन पर दायित्व और प्रतिनिधित्व का भार निर्वाचित पुरुष सांसदों से कहीं अधिक है। देश की मौजूदा जनसंख्या के अनुसार लोकसभा में एक निर्वाचित सांसद औसतन 26 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि एक निर्वाचित महिला सांसद औसतन 92 लाख महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे में निर्वाचित महिला सांसदों का राजनीतिक दायित्व भी कहीं अधिक है। जाहिर है कि महिला अधिकारों और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के दावों तथा उनकी वास्तविकता के मध्य एक गहरा विरोधाभास है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर थे और उनका मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है। और देखिए, भीमराव अंबेडकर साहब की बात हो रही, देश के क्या पहले कानून मंत्री, संविधान के जनक, संविधान का पिता भी कहते हैं उन्हें। दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए जब तक उनका समुचित विकास नहीं होता कोई भी देश चहुमुखी विकास नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं
को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे और घर परिवार एवं समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। यह सच है कि शिक्षा और आर्थिक तरक्की महिलाओं को सामाजिक बराबरी दिलाने में मदद करेंगे, मगर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि देश में पितृ सत्तात्मक मानदंड और परंपरागत मानसिकता के कारण महिलाओं को हाशिए पर रखा गया। आजादी के बाद देश के संविधान ने यह व्यवस्था दी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में पुरुषों एवं महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन अधिकांश राज्य विधानसभाओं में महिला सदस्यों के प्रतिनिधित्व का परिदृश्य आज भी निराशाजनक है। वास्तव में देश की आधी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में भारत का नाम 146 देशों की सूची में 135वें स्थान पर है। अब लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं। यह भी सच है कि भारत समेत अनेक देशों में आज भी महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है। लिंग भेद का शिकार सबसे ज्यादा आज भी महिलाएं ही है। कई परिवारों में लड़कियों को इस दौर में भी पढ़ाई से दूर रखा जाता है। जो महिलाएं घर परिवार के प्रोत्साहन और संघर्ष से किसी तरह आगे निकल जाती हैं, उन्हें कभी पदोन्नति में बाधा तो कभी कार्यस्थल पर उत्पीड़न झेलना पड़ता है। इसके अलावा देश में महिलाओं के कुपोषण का आंकड़ा भी हैरान करने वाला है। और मैंने कहा ना कि महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ भेदभाव उनके जन्म से पूर्व ही होने लगता है। आजकल आपने देखा होगा तरह तरह के टेस्ट होने लगे हैं। मालूम चल जाता है लड़की है तो उसे वहीं गर्भ में मरवा दिया जाता है, और जैसे तैसे अगर वो जन्म भी ले ले तो आप देख रहे हैं कि अगर अच्छा सोच है और वहां जन्म ले ले तो आप देखते हैं तब तो ठीक है, लेकिन कैसे ऐसे घर में जन्म ले लिया जहां भेदभाव है, वो भेदभाव करता है लड़का लड़की में, तो आप देखें घर में कुछ खाने के लिए आएगा तो लड़के को जाना दिया जाएगा, लड़की को रोक दिया जाएगा। अगर दूध हो रहा है तो लड़के को दे दिया जाएगा, लड़की को रोक दिया जाएगा। अगर शिक्षा की बात होगी, अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो लड़के को तो पढ़ा दिया जाएगा, लड़की को रोक दिया जाएगा। हमेशा आप देखिए इस तरह के कई परिवारों में आपको देखने को मिल जाएगा, आपके आसपास ही देखने को मिल जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक ना समझा जाए। महिला सशक्तिकरण के नाम पर उन्हें हर महीने चंद रुपए की आर्थिक मदद देने से भी सही मायनों में सशक्त नहीं हो पाएंगी। कायदे से महिलाओं को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना होगा। यह तभी संभव होगा जब महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ेगी और उनसे जुड़े मामलों पर विचार विमर्श के बाद नीति निर्माण होगा। और देश में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल भी अहम है। आज स्थिति यह है कि महिलाएं घर और बाहर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के प्रति अपराध के मामले साल दर साल बढ़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के लिए कानून नहीं बनाए गए, मगर उनका प्रभावी अनुपालन नहीं हो पा रहा है। नतीजतन पीड़ित महिलाओं को न्याय के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। इसके बाद भी यह निश्चित नहीं होता है कि उन्हें सही मायने में न्याय मिल पाएगा या नहीं। ऐसे में महिलाएं अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने से भी कतराती हैं। इस स्थिति को हर हाल में बदलना होगा। दरअसल महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े जाने की जरूरत है। देश की राजनीति से लेकर रोजगार के मामले में महिलाओं की भागीदारी कम होने के पीछे प्रमुख कारण अब तक समाज में पितृ सत्तात्मक ढांचे का मौजूद होना है और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर राजनीतिक वर्ग का भेदभावपूर्ण रवैया चिंताजनक है। इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि विभिन्न स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी का विश्लेषण किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि समाज में आज भी कितनी असमानता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। अगर संसद से इस असमानता को समाप्त करने की शुरुआत की जाए तो संभवतः यह देश के लिए एक बड़ा संदेश होगा, साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल साबित होगी। हमें इस बात को समझना होगा कि पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी न केवल न्याय और लोकतंत्र के लिए अहम है, बल्कि यह सुव्यवस्थित मानव अस्तित्व के लिए भी अनिवार्य है। जाहिर है कि शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और प्रशासन से लेकर राजनीति तक महिलाओं को अभी व्यापक अवसर तथा सुविधाएं देना बाकी है। यह काम सरकारों को भी करना होगा और समाज को भी करना होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। समय का घेरा। पिछली बार हमने कब किसी बेरहम घड़ी के साथ दौड़ लगाई थी। घड़ी देखते हुए शायद कभी हमने नाश्ता या पसंदीदा चाय बीच में छोड़ दी हो, पसीना बहाया हो, टैक्सी के लिए पैसे खर्च किए हो या अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका गवा दिया हो। हम में से कई लोग समय के गुलाम बन गए हैं। हमारे दिन का एक बड़ा हिस्सा पहले से तय मिलने के समय या अपॉइंटमेंट और डेडलाइन यानी अंतिम समय का पीछा करने में ही बीत जाता है। मगर यह वह कौन सी चीज है जिसे हम हराने की कोशिश करें, घड़ी को या समय को।
हम अक्सर समय को एक ऐसी चीज के रूप में सोचते हैं जो लगातार चलती रहती है, कहीं टिक टिक करती रहती है और जिसे धीमा करना या रोकना नामुमकिन है। मगर वैज्ञानिक नजरिया बताता है कि ऐसा घड़ी का समय यानी बॉस टाइम अपने आप में कोई स्वतंत्र भौतिक घटना नहीं है। यह एक गणितीय औजार या फिर हिसाब किताब रखने का एक साधन है मात्र, जो हमारे आपसी तालमेल को बैठाने में तो मददगार है, लेकिन जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। पैसे जैसी अन्य महत्वपूर्ण खोजों की तरह अब हम इसके बिना गुजारा नहीं कर सकते हैं। घड़ी से सुई इस भ्रम को तोड़ने में से हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी कि जीवन असल में कैसे आगे बढ़ता है और इसे अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कितनी शक्ति हमारे पास है। हालांकि समय के साथ नहीं चल पाने या समय निकल जाने को लेकर हम ना जाने कितनी बार फिक्रमंद होते होंगे। हम शायद ही कभी किसी न किसी रूप में घड़ी की पहुंच से बाहर होते हैं, फिर भी समय पहले से कहीं ज्यादा दुर्लभ प्रतीत होता है। हम जितने ज्यादा कुशल और उत्पादक बनने की कोशिश करते हैं, जितनी बारीकी से समय को मापते हैं और अपने व्यस्त कार्यक्रम में जितनी ज्यादा चीजें ठूंसने की कोशिश करते हैं, उतना ही महसूस होता है कि हमारे पास समय कम होता जा रहा है। इसका हमारे जीवन की गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ता है। हम समय के लगातार कम होते जाने के एक दुष्चक्र में फंसकर हर एक सेकंड का पीछा करने में ही उलझ कर रह जा सकते हैं। हमारे पास समय को महसूस करने के लिए ना तो कोई संवेदी अंग है और ना ही इसे ट्रैक करने के लिए दिमाग का कोई खास हिस्सा। समय का हमारा अनुभव बहुत अलग अलग हो सकता है। अगर हम ऊब रहे हों या असहज महसूस कर रहे हों तो मिनट भी घंटों जैसे लगते हैं। अगर हम उत्साहित हों या फिर किसी काम में आकंठ डूबे आनंद महसूस कर रहे हों तो घंटे तेजी से बीत जाते हैं। हमें आसानी से धोखा हो सकता है कि कितना समय बीत चुका है। ब्रह्मांडों को मापने वाले कॉस्मोलॉजिस्ट को भी समय की कोई बहती हुई नदी नहीं मिलती और हमारी सोच से परे घटनाओं का कोई भौतिक बदलाव नहीं है। होने या बनने का कोई ऐसा पल नहीं है जिसमें भविष्य फिसलकर अतीत में चला जाए। जैसा कि उपन्यासकार विलियम फाकनर ने लिखा था कि अतीत अभी कभी मरता नहीं है, वह कभी अतीत होता ही नहीं। जब हम खुद को ब्रह्मांडीय घड़ी से आजाद कर लेते हैं तो हमारे पास जो बचता है वह होता है अनुभूत समय, यानी बदलाव का हमारा अपना लचीला अनुभव। यह हमें इस बारे में सोचने का एक अलग नजरिया देता है कि हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ता है। एक ऐसा नजरिया जो शायद हमें घड़ी की उस लगातार टिक टिक से आजाद करा सके। अनुभूत समय घड़ी के समय से अलग होता है क्योंकि इसे किसी ऐसी संख्यात्मक गिनती से परिभाषित नहीं किया जाता है जो हर चीज को सेकंड, मिली सेकंड या फिर माइक्रो सेकंड जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। हर पल बुनी हुई चादर जैसा एक एहसास होता है और जिसमें अलग अलग समय सीमाओं में हुए बदलाव के धागे आपस में गुथे होते हैं। इसके लिए संवेदनाओं और अनुभव से भरा पूरा जीवन चाहिए होता है। इसलिए समय की कमी से निपटने की खातिर खुद को यह याद दिलाते रहना चाहिए कि घड़ी तो बस एक औजार है, हमारा मालिक नहीं। उन डिजिटल अलर्ट और अलार्म या चेतावनी से सावधान रहने की जरूरत है जो पूरे दिन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। सुख और आनंद के पलों पर हमला कर उन्हें ऊब और दुख के पलों में बदल देते हैं। भले ही हम सभी को अपनी समय सीमाओं का पालन करना पड़ता है, फिर भी जीवन के इस सफर के दौरान उन बदलते हुए रिश्तों और जुड़ावों के समृद्ध ताने बाने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अनुभूत समय कोई ऐसी चीज नहीं जिसके पीछे हम भागते रहें और जिसे कभी पकड़ ही ना पाएं, बल्कि यह तो एक ऐसा प्रवाह है जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाता है और हम सभी को आपस में जोड़ता है। अनुभूत समय तो हमारे भीतर से ही उपजता है। हम इससे इतने अनजान होते हैं कि आमतौर पर इस पर ध्यान नहीं देते और यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किन चीज़ों पर अपना ध्यान देते हैं और इस दुनिया के साथ किस तरह का तालमेल बैठाते हैं। देख रहे हैं समय, ये आप देखिए टिप्पणियां हैं छोटी छोटी, देखना हुआ कि तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ है ना जो, वो टेलीग्राम पर मिल जाती, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ना, एजुकेशन सर्कल, वही मिल जाती है। संकट के समांतर ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे से यह उम्मीद की जा रही थी कि पश्चिम एशिया में संघर्ष का कोई हल निकलेगा और जिससे वैश्विक स्तर पर गहरा रहे संकट
से राहत मिलेगी। मगर दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई वार्ता के नतीजों से यह साफ है कि विश्व की आर्थिक महाशक्तियों को बाकी दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। खबरों के मुताबिक बैठक द्विपक्षीय मसलों पर ही केंद्रित रही और ट्रंप ने इसे G2 देशों का सम्मेलन बताया और जिसमें दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक समझौते हुए। सवाल है कि खुद को दुनिया के सबसे ताकतवर बताने वाले देशों की क्या वैश्विक समुदाय के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनकी यह ताकत सिर्फ निहित स्वार्थों तक ही सीमित है? पिछले कुछ वर्षों से विश्व के आर्थिक हितों को देखने के अमेरिका के नजरिए में बदलाव साफ नजर आ रहा है और अब यह साझा उदार मूल्यों पर नहीं बल्कि महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्रों पर केंद्रित होता दिख रहा है। ऐसे में सवाल यह नहीं है कि अमेरिका और चीन परस्पर सहयोग कर सकते हैं या नहीं, बल्कि यह कि उनके बीच तालमेल संभव हो सका तो वह किस तरह की वैश्विक व्यवस्था तैयार करेगा। अभी दुनिया भर में जो संकट छाया हुआ है ना, ये हॉर्मुज स्ट्रेट के कारण देखने को मिल रहा है और अमेरिका को उससे कोई मतलब नहीं। दुनिया गई भाड़ में, उनके लिए उनका अपना स्वार्थ जरूरी है अमेरिका का। दो देशों का समूह यानी कि G2 शब्द वर्ष 2005 में अमेरिका के एक प्रमुख अर्थशास्त्री ने गढ़ा था। उनका विचार था कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन के बीच मजबूत साझेदारी होनी चाहिए। इस विचार का उद्देश्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 को और मजबूत करना था। तब वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने के लिए G20 की रणनीति के तहत अमेरिका ने शुरुआती दौर में 787 अरब डॉलर जबकि चीन ने 586 अरब डॉलर का प्रोत्साहन पैकेज दिया था और इससे दुनिया को बड़े आर्थिक संकट से बचाने में मदद मिली। मगर पश्चिम एशिया में संघर्ष से उपजे वैश्विक संकट के बीच हाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई वार्ता में वैश्विक चिंताओं के बजाय परस्पर हितों की एक नई तस्वीर उभर कर सामने आई है। दोनों देशों के बीच बोइंग विमानों की खरीद समेत कई अहम व्यापारिक समझौते हुए। यानी अब अमेरिका चीन सहयोग का मतलब यह नहीं कि उससे दुनिया के बाकी देशों के लिए सकारात्मक माहौल बनेगा, बल्कि यह एक ऐसी निजी समझौता की तरह दिखाई देता है जिसमें दो महाशक्तियां सिर्फ अपने हित साध रही हैं। गौरतलब है कि हॉर्मुज जलमार्ग की बाधित होने से वैश्विक स्तर पर ऊर्जा समेत कई आवश्यक वस्तुओं का संकट पैदा हो गया। अमेरिका और ईरान के अड़ियल रवैये की वजह से शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है और जिसका असर तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इसमें दो राय नहीं कि शांति वार्ता के लिए एक प्रभावी मध्यस्थ की जरूरत है। चीन इसमें अहम भूमिका निभा सकता है, मगर अमेरिका और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात में इस मसले को तवज्जो नहीं देने को किस रूप में देखा जाए। खबरों के मुताबिक इस दौरान ताइवान का मसला जरूर उठा। इस पर चीन ने अमेरिका को चेताते हुए कहा कि यदि इस मुद्दे को सही ढंग से नहीं संभाला गया तो दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती। इससे स्पष्ट है कि इन दोनों महाशक्तियों के लिए वैश्विक संकट के बीच भी सिर्फ अपनी व्यापारिक रणनीति और भू राजनीतिक हित ही सर्वोपरि है। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है, ये ताइवान है, ताइपे इसकी राजधानी है। चाइना अपना हिस्सा मानता है इसे। ये दक्षिण कोरिया है, उत्तर कोरिया, जापान है, ये आप देखें रूस है, यहाँ आप लोगों को यूक्रेन देखने को मिल जाएगा। रूस यूक्रेन में भी चल रहा है, ये है यूक्रेन। ये ईरान है आपका, तेहरान इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, यहाँ आप देखते हैं कि हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये संयुक्त अरब अमीरात है, ये लेबनान है, ये इजराइल है, ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है। और यहाँ आप देखेंगे तो यूएसए देखने को मिल जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और चाइना हमारा पड़ोसी है। देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। ठगी का संजाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि आधुनिक तकनीक की दुनिया में डिजिटल सेवाओं ने मनुष्य के जीवन को आसान बनाया और आज कई तरह की सुविधाएं आम लोगों की पहुंच में हैं। उम्मीद यह भी की गई कि जैसे जैसे सामान्य कामकाज में डिजिटल संसार का दखल बढ़ेगा, वैसे वैसे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और भ्रष्टाचार पर काबू पाना आसान होगा। काफी हद तक ऐसा हुआ भी है, मगर इसके समानांतर इसी डिजिटल तंत्र के दायरे में अपराध के नए स्वरूप विकसित हुए हैं। आज यह भारत सहित दुनिया भर में एक नई चुनौती बनते जा रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने शुक्रवार को अब तक के सबसे बड़े साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया और जिसमें कॉल सेंटर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। फर्जी कंपनी चलाने वाले और ठगी में शामिल 132 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबरों के मुताबिक इस गिरोह में शामिल लोग दूर बैठे कंप्यूटर तक पहुंच हासिल करते थे या फर्जी वायरस और सुरक्षा चेतावनी के जरिए विदेशी नागरिकों को निशाना बनाते थे। लोगों को ईमेल, बैंक खाते में सेंध लगने का डर दिखाकर उनसे भारी राशि की ठगी की जाती थी। जाहिर है कि डिजिटल दुनिया में जिन आधुनिक तकनीकों
को लोगों के जीवन को आसान बनाने और उनकी आर्थिक गतिविधियों को सुरक्षित बनाने के लिए ज़्यादा बेहतर बताया जाता है, उसी में अब अपराध का ऐसा संजाल खड़ा हो चुका है जिसमें हर रोज बड़ी संख्या में लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। पिछले कुछ समय से खासतौर पर डिजिटल अरेस्ट के मामलों में खासी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें दूर बैठे अपराधी सिर्फ स्मार्टफोन पर वीडियो कॉल के जरिए किसी व्यक्ति को एक तरह से बंधक बना लेते हैं और डरा धमकाकर भारी रकम वसूल लेते हैं। हैरानी की बात है कि डिजिटल संसार का अवांछित गतिविधियों पर बारीक निगरानी रखने का दावा करने वाली पुलिस कई बार समय पर अपराधियों को नहीं पकड़ पाती है। सच यह है कि इस क्षेत्र में अपराध का दायरा जितना विस्तृत है और जटिल होता जा रहा है, उसके मुकाबले सुरक्षा या बचाव के साथ साथ अपराध पर काबू पाने के इंतजाम नाकाफी है। और आप देखिए हमारी सरकार कितना जागरूक कर रही है और फिर भी लोग, पढ़े लिखे लोग फंस जा रहे हैं और करोड़ों गवा दे रहे हैं। अरे एक तो मैं कहता हूँ भैया जागरूक रहिए, एक डरिए मत। अगर आपने गलत नहीं किया तो आप डरेंगे क्यों भाई? अगर कोई पौन भी कर रहा है तो ठीक है, करने दीजिए ना। और दूसरा, लालच में मत फंसिए। अरे भैया मेहनत पे भरोसा करिए अपने, तो बच जाएंगे। अगर डर गए और लालच में फंस गए तो लुटना पक्का माना जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।